गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 9 को और पूरे आर्टिकल जो सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, देन हम मेन पेजेस पे जो आए हुए आर्टिकल हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहली आर्टिकल क्या है? गवर्नर्स डिलेइंग क्रूशियल विल्स ए मैटर ऑफ कंसर्न से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जो गवर्नर के द्वारा बिल्स को डिले किया जाता है, देखो हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ में पहले ही देख चुके कि कैसे जो गवर्नर होता है वो डिले करता है किसकी, एमएलए की डिफेक्शन को, कैसे डिफेक्शन को डिले किया जाता है एमएलए के द्वारा। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो क्राइसिस चल रहा है डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, ऑलरेडी उसको फटकार लगा चुकी है कि आप विद इन 3 मंथ आप अपना डिसीजन दीजिए। जो एमएलए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ हम जानते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसके अंदर क्या था कि अगर जो आदमी अपनी वॉलेंट्री विल से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ कब नहीं लगता है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिसाइड हुआ। जो पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से दूसरी पार्टी में चली जाएगी देन आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, इससे पहले ये जो था 1/3 मेजॉरिटी थी। जो आदमी 1/3 मेजॉरिटी से चला जाएगा, जो एमएलए एमपीज़ जो हैं, जो हमारे एमएलएज एमपीज़ हैं, उनके द्वारा अगर पार्टी छोड़ी जाती है 1/3 से, तब उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था 52nd अमेंडमेंट एक्ट तक। मगर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये जो प्रोसीजर है इसे बदल कर 1/3 की जगह 2/3 कर दिया, मतलब 65% अप्रॉक्स। तो 100 में से अगर 65 मेंबर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उस केस में आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और इससे पहले 1/3 था, मतलब 33 मेंबर था। तो इस तरह से गवर्नर के केस इमर्ज होते रहते हैं। अब क्या करते हैं, बहुत सारे केसेस में गवर्नर क्या करता है, अपने जो बिल हैं वो वीटो रख लेता है। वीटो का मतलब है कि अपने पास रख लेता है राष्ट्रपति के संज्ञान के लिए। राष्ट्रपति के संज्ञान के लिए जब बिल रखे जाते हैं गवर्नर के द्वारा, तो इस केस में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उनका ओवर रीच होता है। कैसे? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि हमने जो कोई गवर्नमेंट स्टेबलाइज हुई है, मान लीजिए यूपी में इस टाइम योगी जी की गवर्नमेंट है। अब ये गवर्नमेंट जो स्टेबलाइज हुई है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से स्टेबलाइज हुई है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो वोटर्स को मिले हैं। अब इसका जो बिल है, इससे रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड कोई बिल है, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के द्वारा ये कहकर संज्ञान लिया जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट बिल है, आप इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो इस केस में, ऐसे केसेस में जिसमें सुधार आ रहा है, जिसमें सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी और हमारी जो स्वतंत्रता है उसको कोई नुकसान नहीं है, तो उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है ये गवर्नर जो बिल डिले करते हैं इनको डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल था फ्रंट पेज का। दूसरा आर्टिकल जो है वो आफ्टर शॉक के बारे में। देखो, हमने कल डिस्कस किया था कि पृथ्वी में कैसे लेयर होती है, इनर कोर होती है, आउटर कोर होती है, मेंटल होती है। ठीक है, मेंटल में ही क्रस्ट, वो एस्थेनोस्फेयर होता है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये अपना लिथोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर में ये क्रस्ट होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि टेक्टोनिक प्लेट जो है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती हैं। ये मान लीजिए प्लेट है, ये एस्थेनोस्फेयर है, मेंटल का पार्ट है। अब ये यहाँ पर जो प्लेट मूव करती हैं इसकी वजह से ट्रिमोर आता है। ट्रिमोर का मतलब है अर्थक्वेक आता है और यहाँ पर फॉल्ट जनरेट होता है। कई रीज़न मैंने आपको बताए थे अर्थक्वेक के, मगर यहाँ पर आज न्यूज आई है आफ्टर शॉक की। देखो, आफ्टर शॉक क्या होता है? आफ्टर शॉक कुछ नहीं होता है, जो मेजर अर्थक्वेक आता है उसके बाद स्मॉल अर्थक्वेक्स आते हैं बहुत सारे, तो उसको हम आफ्टर शॉक कहते हैं। यही आफ्टर शॉक आज के न्यूज़पेपर में बताया गया, मगर हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर लैंड है और लैंड के ये ऊपर क्या है, ये क्रस्ट है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये फॉल्ट डेवलप हो गया। अब यहाँ से मान लो, यहाँ से ये पृथ्वी के अंदर से जहाँ से
फोकस पॉइंट है, इसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं, जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, भूकंप का ओरिजिन होता है। तो ये भूकंप का ओरिजिन जहाँ होता है इसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, और करके लिख लेंगे, हाइपोसेंटर कहते हैं। जब ये ऊपर पहुँच जाता है तो इसी को हम इपीसेंटर कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कि वॉल्केनिक ओरिजिन भी अर्थक्वेक होते हैं, ह्यूमन मेड भी अर्थक्वेक होते हैं, माइनिंग के थ्रू कैसे रॉक में क्राइसिस इमर्ज होकर आता है। तो ये अर्थक्वेक की कुछ डेफिनीशन थी। आगे हम आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलेबोरेटली वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। देखो क्या हुआ है रिसेंटली, अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि इंडिया की जो डिमांड है एनर्जी से रिलेटेड डिमांड का क्या मतलब है, जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी, बिजली वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिससे हमारी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि हाईएस्ट ग्रोथ इन एनर्जी डिमांड ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड, मतलब 30 सालों में बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड हो जाएगी इंडिया में। और इसमें क्या है, जो CO2 इमिशन है वो रह जाएगा 33% लेस बाई 2030, और ये अभी इमिट कर रहा है 25% लेस। ठीक है, मतलब CO2 इमिशन भी कहीं ना कहीं घटेगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्रोथ होगी, लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, तो CO2 इमिशन घटेगा। ठीक है, अब क्या रीज़न क्या बताया गया है, अब इस असेसमेंट के रीज़न क्या बताया गया कि एनर्जी की डिमांड क्यों बढ़ेगी। पहली बात तो जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो पुअर सेक्टर जो है, पॉवर्टी में जो लोग लिप्त रहते हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो उस पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। ठीक है, अदर असेसमेंट क्या लगाया गया है कि पास्ट 5 ईयर में देखा गया है हमारे सोलर फोटोवोल्टिक सेल हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई। देखो क्या लिखा, सोलर फोटोवोल्टिक हैज़ अकाउंटेड फॉर नियरली 60% ऑफ न्यू जनरेशन कैपेसिटी, मतलब हम न्यू जनरेशन कैपेसिटी के सोलर फोटोवोल्टिक सेल डेवलप कर रहे हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फॉसिल फ्यूल का क्या होगा, फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया गया है कि फॉसिल फ्यूल ग्लोबल में डिक्लाइन होगा, मतलब अभी अप्रॉक्स 80% यूज़ किया जा रहा है फॉसिल फ्यूल वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं हो रही, ये 73% रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का पीक देखने को मिलेगा वो 2025 में मिलेगा। देखो कोई भी चीज़ होती है, आप ये समझ लो ये इकोनॉमिक साइकिल है। इकोनॉमिक साइकिल में क्या होता है, एक पीक आता है, बूम आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, फिर पीक आता है, फिर रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है। इस तरह से क्या होता है, हर सेक्टर में क्या होता है, पीक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2025 में पीक पर पहुंचेगी, फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। मगर आज इसका मतलब है आज से 2 साल बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। देखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1973 में एक एनर्जी क्राइसिस आया था वेस्टर्न वर्ल्ड में। अरब नेशन ने क्या किया था, ऑयल देने से मना कर दिया था, जिससे क्या हुआ था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला हुआ था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या कहा कि हम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, हम अपनी एनर्जी खुद इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो उस टाइम 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि अगर आपको एक कमरे में ऑटोनॉमी दे दी जाए, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि आप अपने कमरे में कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही मतलब होता है ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ये वर्किंग में अपनी ऑटोनॉमी रखता है, अच्छे से अच्छी पॉलिसी बनाई जाती है, ऑयल से रिलेटेड सिक्योरिटी लाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ एसोसिएशन कंट्री है इसकी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक पब्लिश की जाती है, ये हर साल पब्लिश की जाती है। कभी कभी यूपीएससी डालता है क्या ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है,
वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, वहीं वो ये सही होगा, मगर कभी कभी आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी, कोई कोई रिपोर्ट जो है साल में 2 बार पब्लिश की जाती है, कोई कोई रिपोर्ट 2 साल में 1 बार पब्लिश की जाती है। जो 2 साल में 1 बार पब्लिश की जाती है उसे बाई रिपोर्ट कहते हैं, जो साल में 2 बार पब्लिश की जाती है उसे बाई एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है एवरी ईयर पब्लिश की जाती है। अदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये अभी रिसेंटली 2023 में आई थी। तो इस तरह से हमने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जाना कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्यों स्टेबलाइज की गई, कब स्टेबलाइज हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इंडिया से क्या रिलेशन है, इंडिया का क्या ग्रोथ रेट बताई गई, ये सब चीज़ हमने देखी। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं पोस एक्ट के बारे में। देखो क्या हुआ था, विशाखा गाइडलाइन 1997 में आई थी। कुछ बैकग्राउंड आप नोट कर लीजिए। एक विशाखा केस बहुत फेमस है, आप विशाखा केस इसमें देखेंगे आगे, उसमें क्या बताया गया था, ये 1997 का केस है। ये जो है केस आया था जो वर्क प्लेस पर विमेन के साथ हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट भी बोल सकते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो उस गाइडलाइन के बाद क्या हुआ, 2013 में ये एक्ट आया जिसको नाम दिया गया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, इसे शॉर्टकट में पोस एक्ट कहा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्यों अपॉइंट नहीं कर रहे हो। स्टेट और यूटी से रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट कीजिए, आपको ये विद इन 8 मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको ये बताना है कि आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्यों अपॉइंट नहीं किया और अपॉइंट किया है तो क्यों किया है। ठीक है, व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को और यूटीज़ को क्या डायरेक्टिव दिया है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है कंप्लेंट कमेटी होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट रियलाइज दैट वुमेन फाउंड प्रोटेक्शन अंडर लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस बियॉन्ड देयर रीच फॉर द सिंपल रीजन दैट देयर वाज नो वन टू गो टू विद देयर कंप्लेंट, मतलब उससे कंप्लेंट से रिलेटेड कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इससे रिलेटेड हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाइए, और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पोस एक्ट के अंदर मैंडेटरी बताया गया था, क्योंकि पोस एक्ट कहता है हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, और यही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा लोकल कंप्लेंट कमेटी। लोकल कंप्लेंट कमेटी क्या होता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी ये होता है जो विमेन जो एम्प्लॉय होते हैं 10 और उससे ज़्यादा, उस जगह पर एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है। एम्प्लॉयर एसेस करता है हिमसेल्फ, खुद ही एसेस करता है इस कमेटी को, और जो भी विमेन की रिलेटेड कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस कंप्लेंट कमेटी को दी जाती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताइए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो इंक्लूड अपॉइंटिंग नोडल ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की अदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करता है, एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट करता है जो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एरिया में बहुत सारे रीजन होते हैं, आप कहीं भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप दिल्ली भी देखेंगे तो इसके अगल बगल गाजियाबाद में भी जो है रूरल एरिया है, अर्बन एरिया, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वहाँ नोडल ऑफिसर अपॉइंट करता है। आगे क्या बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल पर्सन। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एवरी स्टेट थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब यही बात बताई गई है कि हर स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के वो नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे पोस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि आपको 8 हफ्ते में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कि आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किए या नहीं किए। दूसरी चीज़ बताई गई है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हर स्टेट में, वो देखेंगे, ओवरसी करेंगे कि कैसे पोस एक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, कैसे लोगों से मिला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है। अब पोस एक्ट देख लेते हैं, विमेन से रिलेटेड जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है एट वर्क प्लेस। देखो एट वर्क प्लेस आ गया तो आप समझ गए होंगे ये कंपनीज और फैक्ट्रीज से रिलेटेड है। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ जान लीजिए। पोस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मैंडेटरी अपॉइंटमेंट है।
और बहुत सारे स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं अपॉइंट किए हैं। तो कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पोस्ट एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैंडेटरी नहीं है, मगर स्टेट के लेवल पर एक ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, वहीं गलत हो जाएगा आपका। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी मैंडेटरी है। 2013 के एक्ट में क्या किया गया था, जो विमेन से रिलेटेड इशू हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का इशू है, सेफ्टी का इशू है और कोऑर्डिनेशन का इशू है, इसको जो है कहा गया था इसको हम एड्रेस करेंगे और उसके लिए सेफ और कंड्यूसिव वर्क इन्वायरमेंट बनाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, मतलब जो सेक्स से रिलेटेड एक्टिविटी की जाती हैं, सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड की जाती है मैन के द्वारा, पोर्नोग्राफी के लिए डिमांड की जाती है, इस केस में आप लोकल कंप्लेंट कमेटी को जो कंपनी के अंदर है वहाँ संज्ञान ले सकते हैं। अगर लोकल कंप्लेंट कमेटी इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो उस केस में क्या होगा, आप पर केस चलेगा, मतलब एम्प्लॉयर पर केस चलेगा और उसका सर्टिफिकेट भी जाता रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि विशाखा गाइडलाइन आई 1997 में। इस गाइडलाइन के बेस पर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस बना, जिसे पोस्ट एक्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से ताकत मिलती, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वर्डिक्ट दी है वो आर्टिकल 15 और एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, ठीक है, जो इंडिया ने रेटिफाई किया था 1993 में। ठीक है, तो इन दो एक्ट से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ संज्ञान ले। आर्टिकल 15 आपको पता ही है, अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब विमेन से रिलेटेड क्या है यहाँ पर, जो हो गया सेक्स से रिलेटेड आप जो है विमेन का सेक्स के बेस पर आप ग्लास सीलिंग नहीं कर सकते, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आप विमेन को किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अब की प्रोविज़न देख लो, इसमें क्या है, ये आपके मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो हॉलिस्टिकली आप इसको देख लो। प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन, मतलब ये एम्प्लॉयर के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकेगा। तो इसीलिए ये जो की प्रोविज़न है, इसका पहला पार्ट आता है प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन, मतलब ये प्रिवेंट करता है सेक्सुअल हरासमेंट को और प्रोहिबिशन करता है थ्रू गाइडलाइन एंड पॉलिसी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या है, जहाँ पर 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय हैं, वहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है एम्प्लॉयर बनाएगा और ये एम्प्लॉयर देखेगा कि कौन कौन से एम्प्लॉय इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में होना चाहिए। ठीक है, इस कमेटी के पास जो है सिविल कोर्ट की पावर होगी। सिविल कोर्ट की पावर क्या होती है कि एविडेंस को गैदर कर सकता है, आपको बुला सकता है कि आइए आप जो है संज्ञान लीजिए इस पर, आपने क्यों ऐसा किया। अब ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर, ये वही बात बताई गई है कि एम्प्लॉयर क्या करेगा, ऐसे प्रोग्राम बनाएगा, सेफ वर्क इन्वायरमेंट बनाएगा, इन्फॉर्म को डिस्प्ले करेगा डिजिटल बोर्ड पर या किसी पर भी कि आप इस तरह की एक्टिविटी पे पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा, आपको जेल हो सकती है, फाइन पड़ सकता है। देखो पेनाल्टी का प्रावधान है इसमें, फाइन और कैंसिलेशन तक हो सकता है आपका बिजनेस। ठीक है, अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, देखो यूपीएससी में जब हम आंसर लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में तो हम बेसिक चीज़ बताते हैं कि हम क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, बॉडी में हम बताते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न है, वे फॉरवर्ड में हम बताते हैं कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड बताया है यहाँ पर, राइटर ने कहा है एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल, मतलब आप इंटरनल कमेटी की जगह, वो कह रहा है ऐसा जो है एक्ट में नहीं है, ये कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि ऐसा कर सकते हो आप, क्या है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जगह एम्प्लॉयर ट्रिब्यूनल बनाओ और वो ट्रिब्यूनल इस एक्ट को फॉलो करे। पहली चीज़, पावर टू फॉर्म ओन प्रोसीजर, आपको क्या है जो ट्रिब्यूनल है उसको अपने प्रोसीजर फॉर्म करने की ताकत देना चाहिए, वो अपनी पॉलिसी बनाए और सिविल कोर्ट की पावर देना चाहिए, उसका स्कोप एक्सपेंड करना चाहिए। देखो इसका जो एक्ट है पोस्ट एक्ट है, इस पोस्ट एक्ट के बारे में बता रहे हैं, इसका स्कोप एक्सपेंड करना चाहिए। अभी ये पोस्ट एक्ट वर्क प्लेस से रिलेटेड है, हम अभी तक वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर वर्क होता है, मगर राइटर कह रहा है कि आपको इस वर्क प्लेस के एक्ट को एक्सपेंड करना चाहिए, डोमेस्टिक वर्कर को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपके प्रीलिम्स में आ जाता है कि ये जो पोस्ट एक्ट है डोमेस्टिक वर्कर पर भी लगता है, वहीं गलत हो जाएगा। डोमेस्टिक वर्कर के लिए नहीं है ये वर्क प्लेस के लिए है, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं,
जो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय रखती हैं उनके लिए। डोमेस्टिक वर्कर मतलब होगा आपके घर में कोई पोछा झाड़ू करने आया है, उस पर ये लागू नहीं होता। कहीं आप उसको भी आंसर को सही कर दें, मगर ये राय है, राइटर ये कहना चाह रहा है ऐसा होना चाहिए, ऐसा है नहीं। जस्टिस वर्मा कमेटी देखो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड बनाई गई थी। इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही थी जो क्या कहते हैं किसी भी स्टेट को और कंपनी को फॉलो करना चाहिए। देखो क्या कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। जस्टिस वर्मा ने कहा कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती हैं। एम्प्लॉयर को सेफ फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, उसको सेफ जगह प्रोवाइड करना चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, इक्वलिटी लाना चाहिए आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, यहाँ पर बताया गया कि कैसे ये एम्प्लॉयर अपनी कंपनी में कैसे अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, इक्वलिटी ला सकता है, ग्लास सीलिंग को ख़त्म कर सकता है और वीमेन को एम्पावरमेंट कर सकता है। अदर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए वो देख लो, एक वन स्टॉप सेंटर है। देखो वन स्टॉप सेंटर पे जो वीमेन है वो बहुत सारी गाइडलाइन के थ्रू वहाँ पर आ सकती हैं, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती हैं। बहुत सारी एक्टिविटी जो वो नहीं कर पाती हैं, जैसे फॉर्म फिलअप करना, जैसे किसी हरासमेंट की न्यूज़ देना, ये वन स्टॉप सेंटर पे आपको मिलेगा। कभी कभी पीरियड्स में प्रॉब्लम आती, उसके बारे में पूछना, ये वन स्टॉप सेंटर यहाँ पर लॉन्च किया गया। उज्ज्वला क्या है, एक रिहेबिलिटेशन स्कीम है। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, देखो कुछ लोगों को डोमेस्टिकली वायलेंट करके घर से भगा दिया जाता है, तो उनको रिहेबिलिटेट करना, ठीक है। विक्टिम को जो ट्रैफिक हुई हैं उनको गैदर करना, रीइंटीग्रेट करना, अपने परिवार से मिलवाना, ये उज्ज्वला स्कीम के अंदर है, ठीक है। ये उज्ज्वला दूसरी है और सिलेंडर वाली उज्ज्वला दूसरी। स्वाधार गृह क्या है, जब विमेन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में होती है तो उस सर्कमस्टांसेस में विमेन को रिहेबिलिटेट किया जाता है। मतलब पुलिस के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या डीएम के द्वारा उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसको डिफिकल्ट जो साइकोलॉजिकल ट्रामा है उससे निकाला जाता है और उसे एक रहने के लिए जगह दी जाती है। अगली बात क्या है, नारी शक्ति पुरस्कार। जो औरतें और विमेन बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं उनके लिए एक नारी शक्ति पुरस्कार है जो गवर्नमेंट के द्वारा हर साल दिया जाता है। अब हम पॉलिटी का अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉलिटी की हमारी आर्टिकल सीरीज चल रही है उसमें हमने 5 से लेकर 8 तक आर्टिकल डिस्कस कर लिए। अभी हम 5, 6 और 7 और 8 इसको रिवीजन करेंगे। अभी हम देखेंगे 9 एंड 10। आप 9 देख लो पहले। 9 क्या है, नॉट डीम्ड टू बी अ सिटीजन। मतलब क्या है कि अगर आपने वॉलेंट्री फॉरेन की सिटीजन ले ली है, फॉरेन कोई भी कंट्री है, मान लीजिए ये रामू है, और रामू ने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है। जब इसने कनाडा की सिटीजनशिप वॉलेंट्री ले ली है तो इंडियन सिटीजनशिप इसकी जाती रहेगी, ठीक है। तो वॉलेंट्री जब एक्वायर सिटीजनशिप कर लेगा तो इंडिया की सिटीजनशिप जाती रहेगी, यही बात बताई गई है। और ये जो आर्टिकल है ये आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने कमेंसमेंट को जब भी वर्ड आएगा तो आप समझना 26 जनवरी 1950 के बाद जो संज्ञान लिए गए गवर्नमेंट ने, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आर्टिकल 9 ये रहा। आर्टिकल 10 क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप क्या है, देखो ऐसा होता है, इस केस में ऐसा होता है जो लोग सिटीजनशिप, जैसे क्या हुआ आज़ादी के बाद नियम बनने में बहुत टाइम लगा, तो बहुत सारे लोग जो है फॉरेन की भी सिटीजनशिप रखते थे, इंडियन सिटीजनशिप भी रखते थे। तो इस केस में क्या है, अगर उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो वो तो बरकरार है ही है, मगर क्या है ये सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट है। सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि आप जो है पार्लियामेंट आपकी सिटीजनशिप रिवोक कर सकती है। अगर आपके पास फॉरेन की सिटीजनशिप है तो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट अगर चाहे तो आपकी सिटीजनशिप रिवोक कर सकती है। मगर मेरे अनुसार ये आर्टिकल 10 अब लागू नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या है, अगर आप मान लो किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो, उस कंट्री की सिटीजनशिप लेने के बाद आपकी इंडियन सिटीजनशिप रिवोक हो जाती है। आर्टिकल 10 का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब आर्टिकल 11 देख लेते हैं। आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूपीएससी के द्वारा ये आर्टिकल 11 पूछा जाता है, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना अभी रिसेंटली, वो सिटीजनशिप एक्ट
सिटीजनशिप एक्ट 1955 से आया। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 से आया। पार्लियामेंट के पास अधिकार है 26 जनवरी 1950 के बाद कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर पर संज्ञान ले सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है। आपको सिटीजनशिप में किस तरह से प्रोसीजर होगा इसके बारे में आपको बताया जा सकता है। और पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 11 में ये भी संज्ञान है, जो 5 से 8 तक आर्टिकल हैं उससे रिलेटेड जो लोगों को सिटीजनशिप मिली है उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और उसको रिवोक भी किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, उसको रिवोक भी किया जा सकता है और रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 5 देखो, यहाँ देखो, आर्टिकल 5 जो है वो रिलेटेड है विद इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में मौजूद थे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सिटीजनशिप के लिए। कमेंसमेंट में वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 के बाद के टाइम को कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस दिन कमेंस हुआ था हमारा। तो इस टाइम पर जो इंडियन सिटीजनशिप थे उन पर कैसे संज्ञान लिया जाएगा ये आर्टिकल 5 में बताया गया है। आर्टिकल 6, 7 जो है वो हमारा पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड है कि जो लोग पाकिस्तान गए वो इंडिया वापस रिटर्न आए, और जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए फिर इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया आए, इससे रिलेटेड आर्टिकल है। और आर्टिकल मैंने आपको 8 बताया ही है, जो लोग एब्रॉड में रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप कैसे रेगुलेट होगी। आर्टिकल 9 मैंने आपको बता दिया, वॉलेंट्री एक्वायर कर लेते हैं फॉरेन की सिटीजनशिप तो इंडियन सिटीजनशिप जाती रहेगी। 10 मैंने बता दिया कि पार्लियामेंट के पास सब्जेक्ट है ये, कि 10 चाहे तो आपकी जो कंटिन्यू चल रही है इंडियन सिटीजनशिप वो पार्लियामेंट कभी भी हटा सकता। और आर्टिकल 11 बता दिया कि जो सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 में, वो एक्ट जो है वो आर्टिकल 11 से आया। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर देता है, वो आपकी सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है आर्टिकल 11 पार्लियामेंट। और 5 और 6 के अंदर जो आपको सिटीजनशिप मिली है इसको रेस्ट्रिक्ट और रिवोक भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम गाइड जो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपसे संपर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच।